सभी का हमारे YouTube चैनल JPG स्टडी पॉइंट में स्वागत है। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। आधारभूत प्रतिमान है तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रतिमान, दूसरा निर्देशात्मक प्रतिमान, तीसरे में है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो है कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान दोनों है, मीन्स अधिगम प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों आपके हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण में वास्तविक रुचि, दूसरा है छात्रों को नियंत्रित करना, तीसरा है विषय का ज्ञान, चौथा है अच्छी अभिव्यक्ति। तो पहले ऑप्शन में है कि शिक्षण में वास्तविक रुचि। अगर किसी शिक्षण कार्य करते समय अध्यापकों में शिक्षण के प्रति वास्तविक रुचि रहेगी, लेकिन अगर वास्तविक रुचि है तो ज़रूरी नहीं है कि वह जिस विषय वस्तु को पर अध्ययन कर रहे हैं उसे अच्छे ढंग से ज्ञान हो। दूसरा है छात्रों को नियंत्रित करना। छात्रों को नियंत्रित करना भी एक प्रकार से शिक्षक बनना या एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा है विषय का ज्ञान, मीन्स जब कक्षा में कोई अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो उसे क्या होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगर वह किसी भी विषय का अच्छा ज्ञान रखता है तो उसका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो इसे देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा कही बात का छात्र को समझ में आना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को पूरा करना, तीसरा है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिल करना, चौथा ऑप्शन है कक्षा के गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसमें से आपका हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा कही बात का छात्र को समझ में आना, यह सबसे अच्छा वांछित कौशल है। तीसरा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है शिक्षण के स्तरों का सही क्रम। शिक्षण के स्तर में जैसा कि बताया गया है कक्षा में कि शिक्षण के 3 स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में क्या है, बोध स्तर, चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। तीसरे में क्या है, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और बोध स्तर। चौथे में स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यह तीनों में से कोई नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही है आपका कि स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर की बात करें तो चर 3 तरह से होते हैं। पहला स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक होते हैं वह स्वतंत्र चर के रूप में होते हैं,
विद्यार्थी जो होते हैं वो आश्रित चर के रूप में होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर कौन हो जाएगा? आपका शिक्षक। आपका अभ्यर्थी जो शिक्षार्थी है वह आपका आश्रित चर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। जैसा कि अभी पिछली प्रश्न में था, इसे मिलान करना है कि स्मृति स्तर किसने दिया, बोध स्तर किसने दिया और चिंतन स्तर किसने दिया। तो स्मृति स्तर जो है ये हर्बर्ट है, उसके बाद बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन स्तर आपका हंट है। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण एक कला है। यह भी सही है कि जब भी कोई अध्यापक एक कला के तहत शिक्षण कार्य करता है। दूसरा है शिक्षण यह एक विज्ञान है। तो शिक्षण प्रक्रिया एक विज्ञान तहत के अंतर्गत आता है। सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है। चौथा है यह न तो कला है न ही विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या है? जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित तो ऐसी स्थिति में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे जब विद्यार्थी या छात्र आत्मनिर्देशित होता है तो उस समय अंडर गोगिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। जैसे शिक्षण की बात करें तो शिक्षण एक गत्यात्मक प्रक्रिया भी है। इसके अंतर्गत क्या है कि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षण एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। दूसरा है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं। चौथा इसमें से कोई। तो जैसा कि कक्षा में बताया गया था कि शिक्षक जो है हमेशा स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है और छात्र जो है वह आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कौन सा स्तर। क्वेश्चन है कि कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो चीज़ें हैं, खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्मृति स्तर के अंतर्गत ये तो ये नहीं आएगा, तो यह गलत है। बोध स्तर के अंतर्गत ये भी नहीं आएगा। ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। चिंतन स्तर जो होता है वह वातावरण में खुला और स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सत्तावादी स्तर पर शिक्षक को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षण कार्य है वह अध्यापक केंद्रित होता है। अध्यापक केंद्रित होता है कि नहीं, यह काले सत्तावादी स्तर शिक्षक को दर्शाता है। यहाँ शिक्षक को दर्शाया जा रहा है कि जो सत्तावादी स्तर है, सत्तावादी स्तर के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं या छात्र होते हैं उसे क्या दर्शाता है। तो हम बात करें तो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण जो है एक प्रकार से वो शिक्षक केंद्रित होता है, न कि छात्र केंद्रित या शिष्य केंद्रित।
क्योंकि हमेशा बताया गया है कि जो वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है वह बालक केंद्रित है। तो यहाँ है कि सत्तावादी स्तर पर शिक्षक को दर्शाता है। तो सत्तावादी प्रकार से अनुशासन की बात हो रही है, तो यहाँ आपका शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। शिक्षण के संबंध में किसको मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन है कि शिक्षण के संबंध में किसको मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? मनोसंचालित मीन्स साइकोमोटर डोमेन। तो उदाहरण के रूप में हम क्या लेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ये भी नहीं सही है। दूसरा है प्रयोग करना, ये आपका सही है। तीसरा है 2 प्रयोगों के परिणामों का उल्लेख करना, ये भी नहीं सही। चौथा है कहानी का वर्णन करना। तो मनोसंचालित के अंतर्गत आपका प्रयोग करना हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? शिक्षण के क्षेत्र में जो विशेषज्ञता को दर्शाने के लिए शिक्षक में अवधारणाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें शिक्षण कौशल अधिक होना चाहिए, निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, इस प्रकार से यह इसमें जो है सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक कठोर अनुशासक हो। इस शिक्षण प्रक्रिया में अगर हम कठोर अनुशासन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी मेरा जो शिक्षण कार्य है वह सही नहीं होगा। दूसरा है कि जो व्यक्ति विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानता हो, जो विषय वस्तु अच्छी तरह से जानता हो। तीसरा है नैतिक मूल्यों को सिखाता हो, जिसकी शिक्षक में कोई अभिरुचि न हो। तो यह इसमें जो है ऑप्शन है हो जाएगा बी, कि जो विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानता हो। मीन्स कहने का तात्पर्य है जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारे जिस विषय वस्तु पर हम शिक्षण कार्य करते हैं उसमें हमें पारंगत हासिल है, तो मेरा शिक्षण कार्य जो है वह सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कौन सा शिक्षण के सिद्धांत हैं? शिक्षण सिद्धांत की बात हो रही है। शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत अनेक सिद्धांत आते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है पहला मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यह भी सत्य है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यह भी सत्य है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यह भी सत्य है। मीन्स इसमें जो भी ऑप्शन है सही है, लास्ट में सही है, तो यह क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मीन्स शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यह सभी जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त माना जाता है। तो कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे? ये ऑप्शन दिया है कि शिक्षण विधि के आधार पे, या शिक्षण सिद्धांत के आधार पे, शिक्षण तकनीकी के आधार पे, या शिक्षण रणनीति के आधार पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत के आधार पे, आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में माना जा सकता है। मैं जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें मेरा किस तरह से मेरा शिक्षण कार्य प्रभावी हो सकता है? तो उसके लिए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाना,
जब हम कक्षा में अनुशासन बनाएंगे या बनाए रखते हैं तो उस समय जो मेरा शिक्षण कार्य है वह प्रभावी नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह प्रभावित हो। दूसरा है शिक्षकों की निष्कपटता। में शिक्षकों में अगर निष्कपटता के भाव उत्पन्न होगा तो वहाँ भी मेरा शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है शिक्षक के शिक्षण में अभिरुचि। किसी भी शिक्षक का शिक्षण कार्य में अभिरुचि है तो वो तो सही है, लेकिन जब तक वह अपने ज्ञान के द्वारा बालकों को सिखाना और समझा नहीं सकता है तो वहाँ भी वह जो है अभिरुचि जो है वह भी सही नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मीन्स शिक्षक है, शिक्षक जब भी कभी कक्ष में शिक्षण कार्य करते हैं तो वह इस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए कि छात्रों को उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीख सके और समझ सके। ऐसी प्रक्रिया में आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। शिक्षक का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। मीन्स शिक्षण के द्वारा हम क्या करें कि छात्रों में वांछनीय परिवर्तन ला सके। ये तो आपका सही है। दूसरा क्या है कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया ही जाता है, लेकिन जब तक उसमें वांछनीय परिवर्तन नहीं आता तब तक मेरा शिक्षण कार्य भी अधूरा माना जाता है। छात्रों के चरित्र का निर्माण कक्षा में छात्रों के चरित्र का भी निर्माण कराया जाता है। नौकरी के लिए तैयार करना यह भी कराया जाता है, लेकिन यह जो बी, सी और डी है ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कक्षा में शिक्षण कार्य के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं ला सकते तब तक वह मेरा शिक्षण कार्य है वो अपेक्षित नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक अपेक्षित होता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी शिक्षक में शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। मीन्स जब हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उसकी दक्षता के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? ऑप्शन है ए शिक्षण कौशल में निपुणता। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विभिन्न तकनीकों में निपुणता। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक में विभिन्न साधनों के उपयोग में निपुणता। चौथा है आपका सभी। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मीन्स शिक्षण कार्य करते समय जब तक हम जिस विषय वस्तु पर या जिस विषय को हम पढ़ाना चाहते हैं या जिस विषय वस्तु पर हम शिक्षण कार्य करना चाहते हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए? निपुणता होना चाहिए। उस विषय वस्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें उस विषय वस्तु पर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शिक्षण कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक सफल शिक्षक वही है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक सफल हो सकता है। किस आधार पे ऑप्शन दिया है कि अपने विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, जो छात्रों के लिए अभिगम्य हो, जो लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित कराता हो। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा
कि शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब वह शिक्षक या शिक्षक जो है उसे अपने विषय वस्तु का ज्ञान हो, वह जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है उसमें पारंगत हासिल हो, वह अच्छी तरह से कक्षा में उस आधार पे शिक्षण कार्य कर सकता है जब तक वह किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से जान नहीं पाता। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। बी की हम बात कर लें तो जिस कक्षा का परिणाम 100% आता हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बालकों का जो परिणाम है 100% आए। 100% आ सकता है, लेकिन यह सही नहीं है। जो छात्रों के लिए अभिगम हो, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। जो लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित कराता है, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार से